172 नंबर का क्वेश्चन है। विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संगठक है, अर्थात जो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा Ca कोष्टक OCl2 का होल ट्वाइस। ये हमारे पास सूत्र है। तो Ca कोष्टक OCl का होल ट्वाइस, ये हमारे पास इसका सूत्र है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसका सूत्र ये भी होगा CaOCl2। इसको बोलते हैं कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये दोनों सूत्र ध्यान रखना है, ये विरंजक चूर्ण के ही सूत्र हैं। जो भी ऑप्शन में आपको दिखे वो आपको टिक लगाना है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो इस विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र व कागज उद्योग में ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। कागज उद्योग में ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। दूसरी बात, पेयजल को पेयजल को शुद्ध करने के लिए, अर्थात जीवाणुओं से शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक जो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग चूर्ण है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका उपयोग ऑक्सीकारक में भी किया जाता है। ऑक्सीकारक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 173 नंबर का। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? मतलब असंपर्क बल नहीं है, जो संपर्क है। तो देखिए, चुंबकीय बल क्या है? असंपर्क बल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। स्थिर विद्युत बल, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब असंपर्क बल है। और गुरुत्वाकर्षण भी क्या होता है? असंपर्क बल होता है। लेकिन जो आपका घर्षण बल होता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है? आपका संपर्क बल है। कैसे? देखिए, जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पैर क्या किसके संपर्क में आते हैं? पृथ्वी की सतह के संपर्क में। तो जब दो वस्तु आपस में संपर्क में आती हैं तो वहां पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अब आपका जो फ्रिक्शन है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है लोटनिक, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। और अगला होता है रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण। ये तीन प्रकार के घर्षण है। सबसे अधिक मान कहां पर होगा घर्षण का? सबसे अधिक घर्षण लगेगा स्थैतिक में। तो यहां पर सर्वाधिक घर्षण बल लगता है, अर्थात घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। और लोटनिक में क्या होता है? सबसे कम लगता है, सबसे कम लगता है। तो इसका क्या पूछेगा आपको? आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम पूछे? आरोही क्रम बताइए इन घर्षणों का। तो आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे कम कौन सा लग रहा है? तो सबसे कम लगता है लोटनिक, तो पहले लिख देंगे लोटनिक। फिर बीच में लगता है क्या? रोलिंग, रोलिंग। और फिर सबके लास्ट में, सॉरी, ये वाला साइन लगेगा ना, क्योंकि ज्यादा की तरफ ये वाला साइन लगता है। तो ये ग्रेड ये हो गया है। फिर लास्ट में आ जाएगा क्या? स्थितिक। तो ये हो गया आपका आरोही, और अवरोही क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 174 नंबर का। श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह है। तो वह क्या है? तो वह होता है एक केंद्रकाणु मोनोसाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, जो आपका बेसोफिल होता है, बेसोफिल को अभिरंजित किया जाता है मिथाइलिन ब्लू से, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। मिथाइलिन ब्लू
क्या होता है, एक नीले रंग का होता है। तो जो ये होता है ये नीला रंग का होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं इयोसिनोफिल, तो इयोसिनोफिल को इयोसिन से अभिरंजित किया जाता है। तो इसको किया जाता है इयोसिन से अभिरंजित, अर्थात रंगा जाता है इसको इयोसिन से। इयोसिन का जो रंग होता है वो होता है लाल गुलाबी। इसका रंग होता है लाल गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 175 नंबर का। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें कि दाब क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। तो जो दाब है वो बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो दाब के कई मात्रक होते हैं। एक तो है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। एक इस सूत्र से निकालो, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एक सूत्र बन गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया है दाब का मात्रक। तो देखिए जब बल बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? कम होगा। बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? अर्थात जो हमें प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होता, अर्थात जो मानव निर्मित है। देखिए जो सेल्यूलोज है ये क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च भी आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। और आरएनए भी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन रेयन जो है ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए क्या है? आर्टिफिशियल है। ये क्या है? कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम बहुलक है। आरएनए जो होता है, आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात एसिड। सेलुलोज है जो आपकी पादप होते हैं, पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति वो बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और पादपों में जो भोजन इकट्ठा होता है वो इस स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। भोजन इकट्ठा रहता है किसमें? पादपों में। और किसके रूप में? स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। पूछा जाता है कई बार कि पादपों में भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? वो होता है स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 177 नंबर का। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आपका लोहे या आयरन जो होता है इसकी कमी से एनीमिया डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया डिजीज होती है। आपका आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता है, इसी घेंगा को बोलते हैं गलगंड रोग होता है। गलगंड रोग, गलगंड रोग होता है। और इसको बोलते हैं क्या? गोइटर रोग होता है। गोइटर। तीनों बात ध्यान रखनी है। विटामिन होते हैं, विटामिन आपका जो कई तरह के होते हैं, जिनमें से बी व सी विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील। बाकी का आपका विटामिन क्या क्या बच गया? ए बच गया है, ई बच गया है, डी बच गया है, और के। ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है ये। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 178 नंबर का। ये बोल रहा है निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो देखिए कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है। और कौन से जीवाणु से होता है? तो ये तो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। ठीक है। आपका क्षय रोग होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु से होता है।
टिटनेस है, टिटनेस से होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस जीवाणु से टिटेनस रोग होता है। और हमारे पास है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है कोरिनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, थीरियाई, इस जीवाणु से होता है। तो ये चारों रोग किसे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 179 नंबर का। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो देखिए, जो अंडा का खोल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का वो कमर होता है। तो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। और इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जब ये अभिक्रिया करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा CaSO4, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट प्लस एक बनाएगा CO2, और साथ में क्या बनाएगा? जल। जो ये CO2 बनी है, इस CO2 को जब हम क्या चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो ये पूछ रहा है कौन सी गैस बनी है? तो यहां पर गैस बनी है CO2, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 180 नंबर का। 180 नंबर का क्वेश्चन है, एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये बोल रहा है पाइरुविक अम्ल से एसिटेल्डिहाइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे पाइरुविक डी कार्बोक्सिलेज। पहला ये हो गया है पाइरुविक डी कार्बोक्सिलेज, इसको बोलते हैं ए। ये ए का आंसर हो गया है। फिर एसिड एल्डिहाइड ये आगे टूटता है एथिल एल्कोहल में। तो बी को क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो इसको बोलेंगे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पशु परिसर की एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए, आपकी जो ग्रसनी है, ग्रसनी ये क्या है? पाचन तंत्र का भाग है। ग्रास नली भी पाचन तंत्र का भाग है। और आपको ध्यान में रखना है, ग्रास नली में कर्मा कोंचन की गति होती है, कर्मा कोंचन की गति होती है। अर्थात ऐसी गति होती है जो भोजन को नीचे की तरफ धकेलती है। और ये भी ध्यान रखनी है कि ग्रसनी और आपकी ग्रास नली इन दोनों में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ठीक है। मलाशय है, रेक्टम है, ये भी क्या है? आपका मानव पाचन तंत्र का भाग है। और श्वास नली है, श्वास नली आपका पाचन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। श्वास नली आपका श्वसन तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। मलाशय में मल क्या होता है? एकत्रित होता है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 182 नंबर का। यह बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग कौन सा नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। देखिए, आपका जो टाइफाइड है ये आपका क्या है? संक्रामक रोग है। तो टाइफाइड आपका संक्रामक रोग है। और टाइफाइड रोग किससे होता है? सालमोनेला, सालमोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, टाइफी जीवाणु से फैलता है। और ये एक संक्रामक रोग है। कैंसर है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। ये क्या है? ये होता है ऑन्कोजीन, इसके लिए जिम्मेदार होती है। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन इसके लिए जिम्मेदार होती है। जब ऑन्कोजीन क्या करती है? अनकंट्रोल क्या करती है? डिवीजन करती है। अनियंत्रित इसमें क्या होता है? विभाजन होता है, कोशिकाएं अधिक मात्रा में बनती है तो कैंसर बनता है। क्षय रोग होता है, ये भी क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अर्थात क्षय रोग भी आपका जीवाणु के कारण होता है। लेकिन अगर बात करूं क्षय रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस इस बैक्टीरिया के कारण होता है। हेजा होता है, हेजा भी जीवाणु के कारण होता है, और ये होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, कोलेरी जीवाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया है कैंसर। और कैंसर होता है आपका जीन, ऑन जीन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए 183 नंबर का। मोमबत्ती जलाने के दौरान पहला है केवल भौतिक परिवर्तन है, दूसरा है केवल रासायनिक परिवर्तन होता है, न भौतिक और न ही रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। सुनिए, देखिए आपके पास इस प्रकार से मोमबत्ती होती है, ठीक है, और ये धागा हो गया इसका। तो जब ये बोले कि मोमबत्ती का ये जो धागा है, धागा जलना, धागा का जलना, तो धागा का जलना तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। तो जब धागा जलेगा तो इसका क्या बनेगा, पाउडर बन जाएगा, अर्थात नया पदार्थ बन जाएगा। और आपका जो ये मोम है, मोम जब पिघलता है, क्या, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो जब मोम पिघलेगा तो मोम किस में था, ठोस में, और पिघलेगा तो किस में आ गया है, द्रव में। तो यहां पर क्या हो रही है, अवस्था चेंज होती है। तो जब अवस्था चेंज होती है तो वहां पर बनता है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। हमें केवल यहाँ पर चाहे मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के जलने में धागा धागा भी जल रहा है और मोम का पिघलना भी आ रहा है। तो ये दोनों परिवर्तन हो गए, इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है और भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 184 नंबर का। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अधातु, अर्थात नॉन मेटल कहलाते हैं। धातु क्या होती हैं, धातु होती हैं ये आपकी धनायन बनाती हैं। तो धातुएं क्या बनाती हैं, धनायन, और ये क्या देती हैं, इलेक्ट्रॉन देकर करके धनायन बनाती हैं, ठीक है। आघात वर्धित वर्ध्य तत्व कौन होते हैं, तो जो धातु होती हैं, धातु, धातुओं को पीटने पर उनका आकार बदलता है, अर्थात धातु को पीट करके उनसे पतली चादरें बनाई जाती है, और इसी को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। और सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोना में सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता, एक आती है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है धातु को पतले तार में बदल देता हूं, वो बदल देना, वो होता है तन्यता। और सर्वाधिक तन्यता का गुण कौन सी धातु में पाया जाता है, वो पाया जाता है सोना में। तो सोना में आपका आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है और तन्यता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 185 नंबर का। ये बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होता है, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड आपका अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपका पीबीओ जो है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। बाकी का जो आपका बच गया CO2, CO2 क्या है आपका, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। और आपका CrO3 भी क्या है, अम्ल है, एसिड है। और SiO2 भी क्या है, अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक अर्थात उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके अलावा ZnO जिंक ऑक्साइड है, ZnO ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, तीनों ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपके पास क्वेश्चन है 186 नंबर का। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो वो होगा कहां पर, फोकस पर दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। देखिए आपका जो उत्तल दर्पण होता है वो इस प्रकार का दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ इस तरफ क्या लगी होती है, पोलिस की होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, मुख्य अक्ष। और इस तरफ से क्या आएंगी, सूर्य किरण आएंगी, तो यहां पर इसका इस तरफ फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस। इस तरफ सूर्य की किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें आएंगी, ऐसे ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी। तो ये टकरा करके ऐसे फैल जाएंगी, ऐसे आ जाएंगे, टकरा करके इस तरफ आ जाएंगे। क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है ये क्या होता है,
अपसारी दर्पण होता है, अर्थात किरणों को फैलाता है। अब जब इन किरणों को हम पीछे की तरफ ऐसे फैलाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ फैलाएंगे यहां पर, तो ये फोकस पर मिलेंगी, और जहां पर ये मिलती है वहां पर किसका निर्माण होता है, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, उत्तल दर्पण के इस तरफ बन रहा है, पीछे की तरफ ही तो बन रहा है ये, और कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 187 नंबर का, वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है कहलाता है। तो जो अभिव्यक्त नहीं करता F1PD में उसको बोलते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण, क्योंकि वो प्रभाव ही नहीं डाल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। मेंडल ने क्या किया कि बोनापन, जैसे बोनापन का लक्षण लिया, और क्या लंबापन, मतलब कैपिटल कैपिटल टी ऐसे ले लिया, इन दोनों का कराया तो F1PD प्राप्त हुई। और कैसे प्राप्त हुई, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये लक्षण। लेकिन जब इन पौधों को उगाया तो ये सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए, मतलब इसमें कोई भी पौधा बोनापन नहीं हुआ उगाने पर। तो कौन सा लक्षण दब गया था यहाँ पर, स्मॉल टी वाला लक्षण, मतलब जो ये लक्षण होता है स्मॉल टी वाला, ये बोनापन वाला, बोनापन, बोनापन ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है जो F1PD में प्राप्त नहीं हुआ, और ये प्राप्त हुई थी में F1PD। इस प्रकार से आपका मेंडल ने क्रॉस कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 188 नंबर का, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है। तो जो बड़ी आंत होती है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिन पचे भोजन को बाहर निकालना, ये होता है आपका किसका, बड़ी आंत का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब देखिए, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्व को अवशोषित करना, ये आपका कार्य होता है छोटी आंत का। किसका कार्य होता है, छोटी आंत का कार्य होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामने है 189 नंबर का, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका किसका, सिस्मोग्राफ का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है, भूकंप तरंगों को मापने में, भूकंप तरंगों को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुदाब को मापने में, वायुदाब को मापने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 190 नंबर का। ये बोल रहा है किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील करते कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अप्रभावी लक्षण क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है जो F1PD में दिखाई ना दे, F1PD में अपने आप को प्रदर्शित ना करे, उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण क्या होता है, जो F1PD में अपने आप को क्या करे, प्रदर्शित करे, उसको बोलते हैं आपका प्रभावी लक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 191 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस सौर बत्तियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सुनिए, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, दृष्टि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग आपका किया जाता है कहां पर, जो वाहन होते हैं, वाहनों में पार्श्व जो साइड में लगा होता है ना, साइड में जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगाता है, पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान में रखना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है, किरणों को एकत्रित करता है। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है अनंत। तो इसकी फोकस दूरी हो गई है अनंत। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर का, पीछे भी था, चलिए
152 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है, अर्थात आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में आपकी उपधातुएं भी पाई जाती हैं, धातुएं भी पाई जाती हैं और अधातु भी पाई जाती हैं, लेकिन धातु क्रम कोई ये नहीं है, कोई इसको आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं मिला है, कोई स्थान नहीं है, ऐसा ऐसा कोई शब्द है ही नहीं आवर्त सारणी में धातु क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब देखिए जो धातु होती हैं, धातु क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन ये क्या करती हैं, लेती हैं किसी से, और क्या बनाएंगी, फिर ऋणायन बनाएंगी, ऋणायन बनाती हैं। उपधातु क्या होती हैं, उपधातुएं, उपधातु होती हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या, उपधातुएं बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर का, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो खालिस्तान नहीं बनाती हैं। तो जब अधातुएं क्या, अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएंगी अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, जल बनाती है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कौन सा नहीं बनाएंगी, धातु ऑक्साइड नहीं बनाएंगी। क्या नहीं बनाएंगी, धातु ऑक्साइड। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 154 नंबर का, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पूछ रहा है सही कौन सा है, ये बोल रहा है उन्हें आसानी से उल्टा किया जा सकता है, उन्हें नहीं किया जा सकता। सुनिए, जैसे बर्फ है, बर्फ है, बर्फ से क्या बनेगा, जल, बर्फ पिघले तो जल बन जाएगा। फिर देखिए जल से हम क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। तो ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोनों दिशाओं में चलते हैं, और ये बोल रहा है उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, कर रहे हैं ना, दोनों तरफ चल रही है ये रिएक्शन। तो ये तो क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा है भौतिक गुण जैसे आकृति, आमाप, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते हैं, बदलते हैं। देखिए बर्फ है ये ठोस अवस्था में है, जब ये पिघलेगी तो किसमें आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएंगी। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, लकड़ी के टुकड़े को जब हम तोड़ते हैं तो इसका आकार और आकृति बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं ना। तो देखिए आकार और आकृति भी बदलते हैं, तो ये सब बदलते हैं। तो ये भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा देखिए, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कभी भी नया पदार्थ नहीं बदलता है, केवल पदार्थ की आकृति, आमाप, आकार और रंग में परिवर्तन होता है। नया पदार्थ कभी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया है। अगला देखिए, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल ये क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है रासायनिक संरचना। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। कैसे, देखिए बर्फ है, बर्फ का सूत्र भी क्या है, H2O है, और जल का सूत्र भी क्या है, H2 है। क्या इनकी रासायनिक संरचना बदली, नहीं बदली। देखिए दोनों में हाइड्रोजन 2 है और दोनों में ऑक्सीजन 1 1 है। तो भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए 195 नंबर का, जुगाल या कड है। तो जुगाल या कड है, पशुओं में आंशिक रूप से पचित भोजन को क्या कहते हैं, आपका जुगाल या कड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। देखिए आपका जो पशु होते हैं, पशु होते हैं, पशुओं का जो आमाशय होता है, आमाशय ये दो भागों में बटा होता है, पहला और दो, दो भागों में बटा होता है। इनका पहला आमाशय रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, रूमेन। इस रूमेन में क्या होता है, ये भोजन को इकट्ठा करते हैं, रूमेन में भोजन को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं। और इस रूमेन में जो भोजन होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है,
आंशिक पाचन। ठीक है। इसके अलावा जो पशु होते हैं, पशुओं की बड़ी आंत व छोटी आंत, और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को बोलते हैं क्या? अंडनाल बोलते हैं। तो उस संरचना को बोलते हैं अंडनाल। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये एनसीईआरटी की बुक में है ऐसा की ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर का। पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। तो पशुओं में जो सेलुलोज का पाचन होता है वो होता है आपको किसमें? रूमेन में। और अभी हमने बताया था कि रूमेन है ये किसका भाग है? आमाशय का। किसका भाग है? आमाशय का भाग है। क्योंकि पशुओं का जो आमाशय होता है ये दो भाग में बटा होता है। इसका जो एक भाग होता है वो कहलाता है रूमेन। रूमेन का क्या होता है? रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक पाचन होता है। ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो पशु होते हैं, पशुओं में आपकी पशुओं की छोटी आंत और आपकी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, इन दोनों के बीच में एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को बोलते हैं अंडनाल। क्या बोलते हैं? अंडनाल बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पहला है फलों और सब्जियों के छिलके। बिल्कुल, फलों और सब्जियों को काम में लिया जाता है, क्योंकि क्या क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। और जो अपघटित होगा उसका उपयोग क्या करते हैं हम? कंपोस्ट खाद बनाने में। गोबर का अपशिष्ट भी खाद में प्रयोग किया जाएगा, और सड़े हुए खाद्य पदार्थों को भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन तेल और पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपघटित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अपघटित। इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर का। 158 नंबर क्वेश्चन है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। पहला है सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड ये है। बोल रहा है गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस संयंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस तरफ किया जाता है गाय और भैंस का गोबर का यूज किया जाता है। तो ए में तो आ गया है 3। ए में 3 कहाँ कहाँ पर आ रहा है? तो ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, कट गया है। ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहा है, तो दो ऑप्शन कट गए। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग किसके लिए की जाती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है केचुआ का, अर्थवर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बी में हो गया है 4। बी में हो गया है 4, सी कट गया है, बच गया है ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी का देख लो। भूमि ब्रण अर्थात लेड फिल, ये किया जाता है किससे? ठोस अपशिष्ट से। किसे किया जाता है? ठोस अपशिष्ट से किया जाता है। और का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण किया जाता है लोहे की छिलन और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान का उपयोग होता है पुनर्चक्रण के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 199 नंबर का। पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो पुनः चक्रण किनका किया जा सकता है? तो पुनः चक्रण किया जाता है धातु के डिब्बों का। पहला ये ठीक है, इनका उपयोग किया जाएगा, अर्थात जिस सामग्री को हम दोबारा काम में ले सकते हैं उसका उपयोग किया जाएगा पुनर्चक्रण में। चिकित्सा अपशिष्ट का नहीं किया जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए डॉक्टर ने किसी रोगी को इंजेक्शन लगाया, क्या वो इंजेक्शन दोबारा काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया है गलत। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी फोन की बैटरी खराब हो गई है, क्या हम इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का भी उपयोग नहीं किया सकता, तो ये भी गलत हो गया। प्लास्टिक की बोतलों का बिल्कुल इनका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम मार्केट से जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाते हैं तो क्या बोतल खाली हो जाती है, उसका उपयोग हम क्या कर लेते हैं? घरों में कर लेते हैं पानी रखने के लिए। तो ये भी इसका उपयोग किया जाएगा। कोई किस किस का किया जाएगा? ए और डी का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 200 नंबर का। रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो वो है आपका विषाणु। किस कौन सा है? विषाणु। और कौन सा है रेबीज के लिए? रेबडो वायरस। रेबडो वायरस। रेबडो वायरस से क्या होता है? रेबीज। और रेबीज रोग में क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया।
अर्थात रेबीज के रोगी को जल से डर लगता है। किससे डर लगता है? जल से। अगला क्वेश्चन देखिए 201 नंबर का। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है। अर्थात जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, इन तीनों नियम में से कौन सा नियम नहीं है। तो देखिए पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तो है बिल्कुल, पहला तो है। दूसरा विब्रंसन या एरिवेंसन का नियम, नहीं ये नहीं है। अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये नहीं दिया है मेंडल ने। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, बिल्कुल ये दिया है आपका, ये दिया है। तो हमने इंग्लिश में गलत कर लिया ना, इंग्लिश में गलत कर लिया है। बी वाला नहीं, लॉ ऑफ एब्सोर्प्शन ये नहीं दिया है। तीसरा दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये वाला दिया है। अगला है पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वाला नियम दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 202 नंबर का। ये बोल रहा है आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है जीजे मेंडल को, अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल को। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, अर्थात म्यूटेशन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद के बारे में बताया था। डार्विनवाद के बारे में इसने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 203 नंबर का। ये बोल रहा है रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है। परिवर्तन ये एक हो गया है। इसके बाद यह जलता है, परिवर्तन बी ये हो गया है। नीचे लिखे गए इन परिवर्तनों से संबंधित है। ये बोल रखा है परिवर्तन एक क्या है, भौतिक है या रासायनिक है। तो सुनिए, रसोई में गैस भरी थी, तो रसोई में सॉरी सिलेंडर में क्या भरी थी? गैस भरी थी। तो वो किस रूप में थी? द्रव रूप में थी। जब वो बाहर आई, गैस बाहर आई तो किस में बदल गई? गैस में बदल गई। किस में बदल गई है? गैस में। और जब ये जली गैस, जब ये जल गई गैस, तो ये आगे क्या हो गई है? नया इससे पदार्थ बन गया है, नया पदार्थ बना इस गैस से, ऐसे समझिए। चलो, यहां पर द्रव का गैस में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन है? तो जहां पर अवस्था बदलती है वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो ये तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यहां पर नया पदार्थ नहीं बदल रहा, केवल अवस्था बदल रही है, तो हो गया है भौतिक परिवर्तन। गैस फिर जलेगी, जलने से नया पदार्थ बन रहा है, तो जहां पर नया पदार्थ बनता है वहां पर होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये हो गया है रासायनिक परिवर्तन। तो ए परिवर्तन हो गया है रासायनिक और बी वाला हो गया है, सॉरी ए तो हो गया है भौतिक और बी वाला हो गया है रासायनिक। देख लो अब, प्रक्रिया ए परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, नहीं ये तो गलत हो गया है। दूसरा है प्रक्रिया बी एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत। हाँ ये सही है, क्या ये सही है? प्रक्रिया बी तो क्या है आपका? रासायनिक है, ये सही है। अगला है दोनों प्रक्रियाएं ए व बी रासायनिक है, गलत। दोनों प्रक्रियाएं ए व बी कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 204 नंबर का। 204 नंबर का क्वेश्चन देखिए आराम से, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए इस तरफ, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, तो उसको बोलते हैं यसद लेपन। तो एक के साथ तो आ जाएगा 4। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, तो ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलन। तो बी में आ जाएगा 1। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, तो ये कहलाता है संघनन। तो सी में आ जाएगा 3।
गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना, तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। ये हो गया है। तो ए में तो आ गया है 4, 4 किस में है? ए वाले में नहीं है, बी वाले में नहीं है, कट गया है, सी और डी में है। अब देखिए बी में आ रहा है 1, बी में दोनों में है, बी में, सी में क्या है? तो सी में 3 है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 205 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, मतलब मेटल कौन सी नहीं है? तो देखिए सोडियम धातु है, फोस्फोरस आपका अधातु है। क्या है? अधातु है, तो ये धातु नहीं है। पारा जो है, पारा, पारा क्या है? एकमात्र धातु है, एकमात्र ऐसी धातु जो क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है। और इस पारा का मात्रक, सॉरी आपका प्रतीक क्या होता है? एच जी होता है। क्या होता है? एच जी होता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रति अम्ल में उपयोग किया जाता है, तो अर्थात MgOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग जब हमारे पेट में जलन होती है तो जलन को दूर करने के लिए इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। और ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। क्योंकि हमारे आमाशय में क्या बनता है? HCl। तो जब HCl क्या है? अम्ल है, और अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो दो हमें क्या मिल जाती है? राहत मिल जाती है। सोडियम होता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। सोडियम जो धातु होती है इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। इसके अलावा जो सोडियम धातु है इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 206 नंबर का। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। पहला है सीधा और उल्टा उत्क्रमित होता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। जो आपका प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा होगा मतलब पास में, दायां भाग बायां बायां दिखाई देगा और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देगा, तो ये बात सत्य है। ये बोल रखा है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, नहीं, ये बात गलत है। वास्तविक नहीं बनता है, उल्टा बनता है, सॉरी आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। वस्तु के आकार का बनता है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। और प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। रियल इमेज नहीं बनती है। इसको बोलते हैं रियल, वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल, और आभासी को बोलते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 207 नंबर का। ये बोल रहा है खाने के डिब्बों डिब्बों को बोलते हैं कैन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि। तो ये क्यों चढ़ी होती है? तो ये इसलिए चढ़ी होती है क्योंकि जो जिंक होता है वो टिन से क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, कम एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर की जिंक जो होता है वो टिन से कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208 नंबर का। 208 नंबर का क्वेश्चन है मछली में श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो जो मछली होती है, मछली में श्वसन अंग होते हैं आपके क्लोम अर्थात गिल होते हैं। पंख क्या होते हैं? फिन क्या होते हैं? तो पंखों की सहायता से क्या करती है? तैरती है। क्या करती है? तैरती है। फेफड़े ये मानव के क्या है? मानव के श्वसन से संबंधित हैं, श्वसन से संबंधित हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? पहला है श्वसनी, बिल्कुल ये तो है श्वसनी। तो कूपिकाई जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ये भी है। और आपका मेड्यूला ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, कंठ अर्थात लेरिंग्स ये भी है। अब सुनिए, जो कूपिकाई होती है, कूपिकाई आपकी फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ध्यान में रखना है। तो कूपिकाई जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ये फेफड़ों की संरचनात्मक और
क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात फेफड़े छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, उन संरचनाओं को बोलते हैं कूपिकाएं। इसलिए कूपिकाएं हो गई इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 210 नंबर का। ये बोल रहा है उच्च श्वसन के दौरान पसलियां खाली हो जाती हैं। मतलब उच्च श्वसन का मतलब होता है, उच्च श्वसन का मतलब होता है कि हम जो गैस होती है, सॉरी वायु होती है, वायु को अंदर से बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो क्या क्रिया होती है? तो ये होती है कि नीचे की ओर जो पसलियां होती है वो नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती हैं। क्या करती है? नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और जब हम क्या करते हैं, अंत श्वसन करते हैं, अंत श्वसन करते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। यह है अंत श्वसन, मतलब अंदर की ओर जब हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह होता है अंत श्वसन के दौरान। तो अंत श्वसन के दौरान होता है ऊपर और बाहर की ओर पसलियां निकलती हैं और उच्च श्वसन में नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 211 नंबर का। पेनिसिलिन का आविष्कार खालिस्तान के द्वारा किया गया। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर, इसने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 212 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? तो जल के ऊपर तो कौन कौन सी तैरेंगी? देखिए, वायु का गुब्बारा तैरेगा, बिल्कुल तैरेगा। सोडियम धातु भी तैरेगी, क्योंकि जो सोडियम धातु है वो बहुत हल्की होती है, इसलिए इसको चाकू से भी काटा जाता है। और पोटेशियम धातु भी इसी तरह होती है, ये भी हल्की होती है, चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तीनों तैर सकती हैं। सोने की अंगूठी नहीं तैरेगी और स्टील का चम्मच भी नहीं तैरेगा। तो हमारे पास हो गया है ए, बी और सी। कौन सा हो गया है? ए और बी, सी, सी आंसर हो गया है। तो सोडियम जो होती है, यहां पे लिखता हूं सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम ये क्या होती है? हल्की धातु होती है। और हल्की होने का इनको क्या कर सकते हैं हम? चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम होती है, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में, क्योंकि ये क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए वायु में खुला छोड़ देने पर ये क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। पोटेशियम होता है, पोटेशियम का प्रतीक होता है के। क्या होता है? के। तो पोटेशियम का हो गया है के और सोडियम का प्रतीक हो गया है Na। क्या हो गया है? Na। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम और पोटेशियम का क्या हो गया है? केल्विन। क्या हो गया है? केल्विन हो गया है, सॉरी केलियम। क्या हो गया? पोटेशियम का इसका लैटिन नाम होता है केलियम, केलियम। और सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 213 नंबर का। ये बोल रहा है अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नहीं, तीनों अवस्था में नहीं पाई जाती, एक ही अवस्था में पाई जाती है, ये गलत हो गया है। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती है। नहीं, क्योंकि धातु में तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता है। अगला है ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है? नहीं, सबसे कठोर अधातु तो आपका कौन है? वो है हीरा। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, बिल्कुल सत्य बात है। ब्रोमीन अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ये भी सत्य है। तो हमारे पास कौन सा हो गया है? डी और ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। क्या हो गया? ऑप्शन ए आंसर हो गया है। अब यहां पर सुनिए, जो हीरा है, हीरा एक क्या है? अधातु है और यह सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ। पहली बात तो ये है अधातु में। दूसरी बात ये है ग्रेफाइट भी क्या है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी अधातु है और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। सामान्यतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, एकमात्र अधातु। ब्रोमीन, इसके अलावा ब्रोमीन क्या है?
अ धातु है। ब्रोमीन अ धातु है, लेकिन अ धातु होती है भी क्या है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में एकमात्र ऐसी अ धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। आयोडीन, सुनिए, आयोडीन भी क्या है, अ धातु है। और आयोडीन अ धातु होते भी क्या है, चमकीली होती है। क्योंकि सामान्यतः अ धातु चमकीली नहीं होती है, धातु चमकीली होती है, अ धातु नहीं होती है। तो ये आपको ये क्या है, अ धातु के अपवाद हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंजेज नहीं है। पहला है अंगूरों का किण्वन। देखिए, अंगूर का किण्वन करके हम शराब बनाते हैं, तो अंगूर के किण्वन करने से नया पदार्थ बन गया है। तो जहां पर भी नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये तो ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, देखिए जब भोजन का पाचन होगा तो नया पदार्थ बनेगा, अर्थात ग्लूकोज बनेगा, क्या, C6H12O6। तो इससे नया पदार्थ बन गया, तो ये तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है हिमशैल अर्थात आइसबर्ग का पिघलना, अर्थात जो बर्फ होती है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा, जल। क्या यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है, नहीं, यहाँ पर अवस्था बदल रही है। क्या बदल रही है, अवस्था बदल रही है। जल किस में है, द्रव में आ गया है, बर्फ किस में थी, ठोस में थी। तो जहां पर अवस्था बदलती है वहां पर आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। और हमें यही पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला है फलों का पकना। देखिए फल जो होते हैं जब कच्चे होते हैं, जब फल कच्चे होते हैं तो उसमें मिठास नहीं होता है। जब ये पक जाते हैं तो इसमें जो पदार्थ होता है वो आपका फ्रक्टोज में बदल जाता है। फ्रक्टोज किस में बदल गया, फ्रक्टोज, अर्थात नया पदार्थ बन गया है। और फ्रक्टोज के कारण क्या होते हैं, फल मीठे होते हैं, फल मीठे होते हैं फ्रक्टोज के कारण। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 215 नंबर का। यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा खालिस्तान के बनने के कारण होता है। तो सेब को काटकर कुछ समय बाद रखा जाता है तो उसकी जो सतह होती है जहां से हमने काटा है वो आपकी ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरी भूरी हो जाती है। तो ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, अर्थात आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बना लेता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर का। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वह है, तो वह कौन सी है, तो वह ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड। जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है इसमें तीन कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका तो ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। और गामा कोशिका करती है सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसको 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4S ग्रंथि। लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लीवर जो होता है, लीवर जो है अर्थात यकृत है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और लीवर जो होती है, यकृत जो होती है, ये जब हम क्या पी लेते हैं, जहर पी लेते हैं, तो ये जहर को क्या करती है, निरावेश करती है, अर्थात उदासीन करती है। तो ये निरावेश करती है, निरावेश करती है किसको, जहर को, अर्थात नष्ट करने का कार्य करती है, ताकि जहर है वो आगे शरीर को हानि ना पहुंचाए। तो यकृत के बारे में हमने बात कर ली। एक बात आपको यह ध्यान रखने की, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गई है यकृत, लेकिन हमें पूछ ले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और अग्नाशय में एक बात ध्यान रखनी है कि अग्नाशय आपकी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इसलिए ये क्या, हार्मोन और एंजाइम दोनों का क्या करती है, सीक्रेशन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट इस तरफ है, सूची सेकंड इस तरफ है। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति, ये क्या कहलाती है? तो ग्रास नली में एक गति होती है जो भोजन को नीचे की तरफ धकेलती है, आमाशय की तरफ। तो वो गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है कर्माकुंचन गति। तो पहला में तो आ जाएगा, ए में आ जाएगा फर्स्ट। ए में फर्स्ट किस किस में है? देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। छोटी आंत्र का पहला और सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम कहलाता है। तो बी में आ जाएगा 3। बी में 3 कहाँ कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी में ही है केवल। आगे देखिए, आहार नाल का अंतिम सिरा, तो आहार नाल का अंतिम सिरा मलाशय कहलाता है। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है, तो वह है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा है। अब सुनिए, जो आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत है, उसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और एक होती है ईलियम। ये 3 भाग हैं। जो ग्रहणी भाग है, ये तो आमाशय से जुड़ा होता है, इसका ये भाग। और जो ईलियम जो भाग है, ये जुड़ा आपका किससे? बड़ी आंत से। तो ये जुड़ा होता है बड़ी आंत से। ठीक है। और छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत का कार्य ही भोजन का अवशोषण करना, एब्जॉर्ब ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 218 नंबर का। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव आहार नाल का सबसे भाग जो है, वो है छोटी आंत्र। कौन सा है? छोटी आंत्र है। ठीक है। आमाशय है, आमाशय। आमाशय में एचसीएल का क्या होता है? सीक्रेशन होता है, इसलिए इसका जो वातावरण होता है, माध्यम होता है, वो अम्लीय होता है। ठीक है। ग्रास नली में आपकी कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है, अर्थात पेरिस्टल्टिस मोशन पाई जाती है। छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, जेजुनम, एक होता है ईलियम, ईलियम। जिसका इसका ग्रहणी भाग आमाशय से जुड़ा होता है, आमाशय से जुड़ा होता है, और ईलियम भाग बड़ी आंत से जुड़ा होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 219 नंबर का। उत्तल दर्पण को खालिस्तान भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। किसको कहते हैं? अवतल दर्पण को। कैसे कहते हैं? सुनिए, मैं बनाता हूं उत्तल दर्पण। तो ये मेरे पास है उत्तल दर्पण। इसके अंदर की सरफेस पर क्या लगा होता है? पोलिश लगा होता है। और इस तरफ यह हो गई है आपकी क्या? मुख्य एक्स। इस तरफ अनंत से क्या आएंगी? प्रकाश किरणें आएंगी। ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो ये प्रकाश किरण क्या कर देगा? फैला देगा, ऐसे चली जाएंगी टकरा करके। तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला रहा है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। तो ये तो हो गया है उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, बाहर की तरफ ऐसे ये लगा होता है पोलिश। ये हो गई है इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष पर ये फोकस हो जाएगा। और ये फिर आपका आ रही है अनंत से प्रकाश किरणें। ऐसे 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं अनंत से। ये जब टकराएंगी तो ये फोकस से होकर के ऐसे गुजरेंगी। क्या? फोकस से होकर के गुजर रही हैं। और ये भी इस तरफ आएगी फोकस की तरफ। तो ये क्या कर रहा है आपका? ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये दर्पण क्या कर रहा है आपका? प्रकाश किरणों को देखिए एकत्रित कर रहा है ना एक जगह, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण के बारे में ध्यान रखनी है कि इसकी जो फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी ये क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 220 नंबर का। वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए।
तो वंशागति के नियम आपके दिए थे किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। और इसने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? उद्यान मटर पर। किस पर? उद्यान मटर पर। मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, इसका नाम है पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम, ये मटर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, पूछ सकता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा दिया था आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 221 नंबर का। दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? अर्थात दही को, दूध को दही में बदलने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है लैक्टोबेसिलस। कौन करता है? लैक्टोबेसिलस। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। तो दूध का किस में बदलना? दही में। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कौन सा परिवर्तन है ये। जो परिवर्तन है ये परिवर्तन हो गया है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि यहां पर दूध से नया पदार्थ बन रहा है दही, जिसके गुण क्या है? अलग है। तो नया पदार्थ जहां पर बनता है वो होता है क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान में ये वाला रखना है। और इसको बदलने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? तो ये जीवाणु करता है कौन सा? लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ये लैक्टोबेसिलस जो जीवाणु होता है ये मादा की योनि में भी पाया जाता है। मादा योनि में भी आपका लैक्टोबेसिलस जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 222 नंबर का। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है कहलाता है। तो वो कहलाता है क्या? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए ये आपका क्या होता है? इस प्रकार से समतल दर्पण होता है। ये समतल दर्पण हो गया है। मान लीजिए इसकी 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें 2 मीटर की दूरी पर बनेगा और ऐसा बनेगा। तो इसका जो ये बायां भाग है, मान लीजिए इस तरफ राइट भाग है, इस तरफ ऐसे सुनिए ऐसे है। इसका ये जो भाग है, इस वाला भाग, ये वाला भाग, ये इस तरफ प्रतिबिंब में इस तरफ दिखाई देगा। और ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग, ये इस तरफ दिखाई देगा। तो इस परिवर्तन को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 223 नंबर का। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। यह दर्पण है। तो ये दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, इसकी जो फोकस दूरी है वो होती है अनंत। इसकी फोकस दूरी हो गई है अनंत। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग आपका गाड़ी की हेडलाइट हो गई है, हेडलाइट हो गई है, सर्च लाइट हो गई है, सर्च लाइट हो गई है, और टॉर्च हो गई है। इसमें इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ी होते हैं, गाड़ी, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में क्या लगाया जाता है? अर्थात जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर अपने साइड में एक दर्पण लगा होता है, उसको बोलते हैं पार्श्व जगह, और वहां पर लगा होता है ये उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है, किरणों को एकत्रित करता है। और उत्तल दर्पण क्या कर रहा था? फैला रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 224 नंबर का। ये बोल रहा है गाय और भैंस में वत्स जनन के समय अर्थात कोलिविंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या हैं? तो वो आपका हो जाएगा, इस समय जो रक्त में कैल्शियम का जो स्तर है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो रक्त में कैल्शियम स्तर का घटना।
क्या है? घटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर का। मारेक रोग एक सामान्य रोग है। तो मारेक जो रोग होता है ये कुकुट अर्थात मुर्गियों का एक रोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये हो गए 225 क्वेश्चन।